नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो। पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है श्वेत प्रकाश प्रक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बैगनी रंग का। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका होता है अनंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उत्तर था आपका अनंत। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारा टिमटिमाने का कारण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सीधा एवं हास्य। अगला प्रश्न देखिए कि अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है, तो इस प्रश्न सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, v/u। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नर्म लोहा का। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अगला प्रश्न देखिए है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओम का नियम है, तो ओम का नियम आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, बहुत आसान है, V/IR। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आप अपने बुक मिलाते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए प्रश्न है आपका, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, धारा का परिमाप में कमी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से रंगाए होंगे, कूलॉम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वनस्पति तेल में होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आप लोग सभी सही किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेन के कितने समवयवी संभव है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 18 नंबर का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव के आवर्त नियम का तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें शायद दोस्तों हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान पर लगभग में, हाँ चलो बिल्कुल यही सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1:3। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में है? तो निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एथनॉल। अगला प्रश्न देखिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप देखिए दोस्तों, आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा और ये फ्लोरीन भी हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है आपका, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समयावी। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धातु। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा धातु, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे, जैसे दोस्तों लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? तो CH4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आभूषण बनाने वाले सोना होता है। दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना होता है, शुद्ध सोना आप सभी जानते होंगे 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह पूरा मुलायम होगा। तो आभूषण बनाने के लिए दोस्तों 22 कैरेट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं। तो तांबा एवं टीन को मिश्रण को कहते हैं कांसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके बनाते हैं तो प्रबल अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें बी और सी होगा, बी और सी होगा, ये दोनों होगा, फ्लोएम और जाइलम। अगले प्रश्न देखिए, प्रोटोआ उत्सर्ज पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रसरण द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेरिब्लेम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या पाए जाते हैं? तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तक, रक्त है उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीटोसिन्स। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुष्पकेसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा गेगरर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्पादक कहलाएंगे। अगला प्रश्न चलिए, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाया जाता है, इसका हो जाएगा स्ट्रोफेयर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पराभास्कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो प्रकाश का चाल दोस्तों विभिन्न माध्यम में, जैसे हवा में 332 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, निर्वात में कुछ अलग होता है, तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा इसमें? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10⁻³ एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है किसमें? तो डीजल का उपयोग हो जाएगा आपका इनमें भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, उत्पादों, यानी कि सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बुझा हुआ चूना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी NaCl भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिंक प्लेट। अगला प्रश्न देखिए, सिलिकॉन है एक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उपधातु। अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न है, मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम।
अगला प्रश्न है आपका श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 और ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो एनामिल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनामेल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि प्राकरण निम्न में से किसके अंदर बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकोष्ठ में। अगला प्रश्न देखिए चलनी नालिकाएं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जाइलम में। प्रश्न है आरबीसी की जीवन अवधि है, तो आरबीसी की जीवन अवधि है 120 दिन, यानी कि लाल रक्त, और श्वेत रक्त 1 से 4 दिन होता है, जिसे WBC कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, ऑप्शन। प्रश्न 80 नंबर लास्ट, अंडाणु निषेचन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे आप ITI, पॉलिटेक्निक जो भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है, ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है, तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर घो रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया, ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक है, नदियाँ तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7, NH7
सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद। तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है 1935 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गंदा जमना। तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाओं के स्तर है। तो पंचायती राज्य संस्थाओं का स्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है? अधात्विक। इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज? अगर आप भागलपुर सोचे हैं तो बिल्कुल सही दोस्तों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, कैंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर।
अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। अगला प्रश्न आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य युग में। मध्य युग में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न था, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो उपयुक्त सभी, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? तो उपयुक्त सभी। इनमें सभी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को।